हेलो स्टूडेंट्स, क्लारा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संतोष साहू, बायोलॉजी टीचर, आपका इस क्लारा क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 11 की बायोलॉजी क्लास मैं ले रहा हूं और स्टार्टिंग इसकी बेसिक चीज़ों से पहले होनी चाहिए। डायरेक्ट पाठ में आपको ले जाना बेईमानी होगी। सबसे पहले आपको मैं इसकी बेसिक चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि आपने कक्षा 10 में बायोलॉजी पढ़ी, लेकिन कोविड-19 के कारण आप परीक्षा नहीं दे पाए। हालांकि परीक्षा नहीं हुई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपकी पढ़ाई बेकार गई। बिल्कुल भी घबराइए मत, आपकी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी। आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, आप 11 में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उस पढ़ाई का आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। तो आइए चलते हैं बायोलॉजी क्लास में। तो सबसे हमें जानना होगा बायोलॉजी। जो बायोलॉजी शब्द आया, तो आखिर इस शब्द का मतलब क्या रखा गया? इस बायोलॉजी जीव विज्ञान के क्या उद्देश्य रहा कि इसको विषय के रूप में रखा जाए? तो बायोलॉजी, बायो धन लोगस, आप यहाँ देख रहे हैं, बायो धन लोगस। बायो मीन्स जीव और लोगस मीन्स अध्ययन। तो जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी, जू माने जंतु, जो मीन्स जंतु, तो लोगस मीन्स अध्ययन, तो जूलॉजी मीन्स जंतुओं का अध्ययन। तो जंतुओं का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा को जूलॉजी कहते हैं, और बॉटनी वनस्पतियों का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा को वनस्पति बॉटनी कहते हैं। तो अब इन विज्ञानों के जो जनक रहे, तो देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु जो थे वो ग्रीक के एक महान दार्शनिक थे। तो उन्होंने बहुत सारे जंतुओं की खोजें की, तो उसी आधार और उनका पूरा एक संग्रह बनाया, जिसके आधार पर उन्हें बायोलॉजी का जनक कहा गया। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। फिर इसके बाद फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक ही अरस्तु कहे गए। फिर फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद बायोलॉजी टर्म यानी जो जीव विज्ञान शब्द आया, जो हम विषय के रूप में, आप कक्षा 11 में हैं, कक्षा 11 में विषय के रूप में आप जीव विज्ञान ले रहे हैं। तो जो जीव विज्ञान शब्द दिया वो लैमार्क एवं ट्रेवेनेरिस ने दिया। तो ये एक बायोलॉजी की स्टार्टिंग करने में हमें बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर इन चीज़ों की स्टार्टिंग नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ज्ञान अधूरा लगता है। इसलिए ये आवश्यक चीज़ें थी। पाठ तो शुरू ही होगा, लेकिन आपको बायोलॉजी के बारे में कम से कम जानकारी हो जाएगी। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी से जुड़े वैज्ञानिक कौन कौन रहे हैं। हालांकि इसका विस्तार तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि आगे पाठों में हम क्रम से देखते जाएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ यही थी। अब आपका पहला पाठ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये बायोलॉजी संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप नोट्स करते जाएं, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर हमें लिखें, क्योंकि जब छात्र और शिक्षक
ये दोनों मिलकर के अधिगम करते हैं तो तभी प्रयास हमारा सफल होता है। हम आपको बोलते जाएं, आप सुनते जाएं, समझ भले ही ना आए, तो वहाँ शिक्षण अप्रभावी हो जाएगा और हमारा प्रयास भी असफल रहेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स पर ज़रूर हमें बताते चलें, साथ ही आपके जितने भी दोस्त हैं यूपी बोर्ड से जुड़े हुए, उन सब को ज़रूर अवगत करा दें कि बायोलॉजी में क्लारा क्लासेस के अंतर्गत बायोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है और उसमें कक्षा 11 और 12 की क्लास दोनों हम समय समय पर स्टार्ट करते रहेंगे। तो आज आपको हम ले चलते हैं पहले पाठ की ओर। बायोलॉजी का पहला पाठ है सजीव जगत। क्या है? सजीव जगत, लिविंग जगत के लिए किंगडम। तो यहाँ जो किंगडम शब्द है अपने आप में एक बहुत विशाल अर्थ लिए हुए, किंगडम जगत। और जब किसी जीव का वर्गीकरण किया जाता है तो उसमें सबसे पहले आप किंगडम रखते होंगे कि रखते हैं किंगडम, यानी जैसे मान लीजिए मानव का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हमारा किंगडम होता है एनिमैलिया। फिर इसके बाद क्रम से हम घटते जाते हैं, तो खैर वो आगे पार्ट में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है सजीव जगत। तो प्रश्न उठता है कि सजीव में जीवन से अभिप्राय, यानी जीवन क्या है, अर्थात सजीव क्या है। हेडिंग है सजीव क्या है, जीवन क्या है। तो इसमें आप जानते हैं कि हर एक जीव कोशिका से बना हुआ है और कोशिका की अपनी पहचान जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म से होती है। अगर उसमें प्रोटोप्लाज्म ना हो तो वो कोशिका लिविंग नहीं कही जा सकती। इसलिए सजीव में जो जैविक क्रियाएं होनी चाहिए, सजीव वही है जो जीवन की सारी जैविक क्रियाएं करता हो। जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि, ये सारी क्रियाएं अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद जीवन जिसमें जीव द्रव्य हो, जीवन की सारी क्रियाएं हो, तो ये अपने जैसी प्रतिरूपों को पैदा करने की क्षमता हो, तो ये सारे लक्षण जीवन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक जानकारी है केवल करनी है, बाकी अभी यहाँ से आपकी स्टार्टिंग कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो चैप्टर की स्टार्टिंग है तो जीवन से अभिप्राय समझ में आ गया। मतलब जीवन से अभिप्राय क्या है? जिसमें जीवन की सारी क्रियाएं हों। जीवन की सारी क्रियाओं से मतलब है, जीवन से सारी क्रियाओं से मतलब है कि वो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन ये सारी चीज़ें कर सके, उसमें जीव द्रव्य हो, अपने जैसी प्रतिरूपों को पैदा करने की क्षमता हो। प्रतिरूप मतलब अपनी जैसी संतानें, अपनी जैसी संतानें जो पैदा कर सके, वो जीवन है। जीवन की सारी क्रियाएं करता है वो जीवन है या सजीव है। ठीक, तो ये जीवन से अभिप्राय हुआ। इसके बाद अगली हेडिंग हम लेते हैं सजीवों की संगठनात्मक एवं क्रियात्मक विशेषताएं। हेडिंग क्या है? सजीवों की संगठनात्मक एवं क्रियात्मक विशेषताएं। संगठनात्मक और क्रियात्मक विशेषताएं। यहाँ संगठन और क्रियात्मक दो शब्द जो है ये पूरे सजीवों की विशेषताओं को शो करते हैं। मतलब संगठनात्मक अर्थात जैसे कोई जीव है तो उस जीव का निर्माण आप जानते हैं कि कोशिका से होता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं
परस्पर मिल करके मिलती हैं तो एक जीव का निर्माण होता है। या अगर हम एक छोटी सी चीज़ लें कि कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, ऊतक मिलकर के आर्गन्स यानी अंग बनाते हैं, अंग मिलकर के आर्गन सिस्टम अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र मिलकर के बॉडी बनाती है। तो कहीं ना कहीं सारी कोशिकाएं एक बॉडी में, बहुत सारी कोशिकाएं बॉडी के अंतर्गत एक क्रमबद्ध रूप से कार्य करती हैं, एक संगठन, उस जीव का संगठन बनाती हैं और उसके सारे कार्यों को सुचारू रूप से चलाती हैं। सुचारू रूप से मतलब क्रियात्मक, हर अंग का अपना अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। पाचन तंत्र से जुड़े सारे आर्गन उस पाचन संबंधित ही कार्य करेंगे। परिसंचरण से जुड़े सारे आर्गन्स परिसंचरण के ही कार्य करेंगे। तो इस तरह हर आर्गन्स का अपना अपना एक कार्य होता है। तो इसमें सबसे पहले सजीवों की आकृति एवं परिणाम हम लेते हैं। सजीवों की विशेषताओं में सजीवों की आकृति एवं परिमाप। ठीक, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक सजीव की एक निश्चित आकृति और एक निश्चित परिमाप होता है। आकृति और परिमाप ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही हम किसी जीव को पहचान सकते हैं। जैसे घोड़ा है, घोड़े के उसके एक विशेष आकृति और परिमाप के द्वारा ही पहचानते हैं। हाथी को उसकी आकृति परिमाप, मनुष्य को उसकी आकृति परिमाप। तो इस तरह हर एक जीव को हम उसकी विशेष आकृति और परिमाप के द्वारा ही पहचानते हैं। अब सजीवों में आप जानते हैं कि वनस्पति और जंतु दोनों आते हैं। तो वनस्पतियों में की भी आकृतियाँ निश्चित होती हैं। जैसे पीपल का पेड़ है तो उसको हम उसके पत्तों के आधार पर, उसके फलों के आधार पर, उसके तने के आधार पर उसको पहचानते हैं। गुड़हल है, गुलाब है, इनके फूलों को, इनकी पत्तियों के आधार पर हम पहचानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो पौधे हैं उनकी जो आकृतियाँ हैं वो थोड़ा सा विस्तार वाली अनिश्चित हो जाती हैं और जंतुओं की आकृतियाँ निश्चित हो जाती हैं। इसके बाद अगली हेडिंग हम लेते हैं सजीवों की कोशिकीय संरचना। सजीवों की कोशिकीय संरचना एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। कोशिकीय संरचना, हर एक सजीव का विकास कोशिका से हुआ। अगर कोशिका की उत्पत्ति न होती तो ये मानिए कि सजीव की उत्पत्ति असंभव थी, क्योंकि जब जीवन की शुरुआत हुई थी जल में, यानी जीवन कहाँ से उत्पन्न हुआ? जल से। तो उस महासागर में जीवन के कोई लक्षण नहीं थे, सिर्फ पानी था। लेकिन धीरे धीरे तत्वों के परस्पर समेकन से अणु बने, अणुओं से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, फिर उनके मिलने से जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, उनसे प्रोटीन, शर्करा, अमीनो एसिड ये बने। इनके संग्रह से जीवद्रव्य का निर्माण हुआ। जीवद्रव्य का निर्माण जब हो गया तो बैक्टीरिया आदि बन गए। उससे पहले वायरस बने थे। वायरस में जीवद्रव्य नहीं होता, इसलिए वो सजीव नहीं कहा जाता है, एक निर्जीव पार्टिकल कहा जाता है जिसे विरियन कहते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में जीवद्रव्य था, इसलिए उसको सजीव कहा गया। और उसी से ही बैक्टीरिया से भी धीरे धीरे ब्लू ग्रीन एल्गी आए, उनसे प्लांट्स की सीरीज बनी और बैक्टीरिया में ही और डेवलपमेंट हुआ। वो अमीबा आदि जंतुओं का विकास हुआ उसके द्वारा, उनसे सारे जंतुओं की सीरीज डेवलप हुई। तो यहाँ हर एक जीव की कोश की संरचना होती, कोश की संगठन होता है। हर जीव कोई ना कोई कोशिकाओं के संग्रह से मिलकर बनता है। यानी कोश, सबसे पहले कोशिका, स्टार्टिंग कोशिका से हुई,
जब कोशिका का विकास हो जाता है यानी सेल, जब कई कोशिकाओं का संग्रह हुआ तो क्या बने? टिश्यू। टिश्यू के परस्पर समेकन से ऑर्गेन्स बने, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बना, ऑर्गेन सिस्टम से बॉडी का निर्माण हुआ। ये कोश की संगठन होता है। ठीक है, कोश की संरचना हुई, यानी कोश की संरचना का सिर्फ ये पॉइंट हमें लेके चलना है कि जब समान प्रकार की कोशिकाएं परस्पर मिलती तो उससे ऊतक बनते हैं, ऊतकों के परस्पर समेकन से ऑर्गेन्स का निर्माण होता है, ऑर्गेन्स के परस्पर समेकन से ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल जाते हैं तो बन जाता है बॉडी। इस तरह ये आगे के पाठों में हम देखेंगे, हमारे शरीर में 10 प्रकार के ऑर्गेन सिस्टम पाए जाते हैं, वही सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल करके एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक, क्लियर। इसके बाद अगली हेडिंग है सजीवों में जीव द्रव्य। देखिए यहाँ पर आया एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सजीवों में जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, कोश की संरचना की आप इंग्लिश लिखना चाहें, सेलुलर स्ट्रक्चर, कुछ इंग्लिश वर्ड आवश्यक हैं। आकृति एवं परिमाप की, शेप एंड साइज। ठीक, कुछ इंग्लिश के टर्म आवश्यक होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आगे चल करके मेडिकल की तैयारी करेंगे तो वहाँ हमें टर्मिनोलॉजी का ज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के जाते हैं और कोचिंगों में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ाई होती है। इसलिए अगर आपको टर्म मालूम है, मैं बिल्कुल ये श्योर होकर कहता हूँ कि अगर आपको टर्म मालूम है और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश टर्म मालूम है तो आप 1-2 महीने में वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। और अगर टर्म नहीं मालूम है बेटा तो क्या होगा, टीचर पढ़ाएगा इंग्लिश के शब्दों को लेकर के, आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है। टर्म मालूम है तो आप तुरंत जानेंगे ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे जब हम मेहनत करेंगे तो हम अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। ठीक, तो सजीवों में जीव द्रव्य। जीव द्रव्य बहुत महत्वपूर्ण घटक रहा है जीवन के विकास में। जीव द्रव्य का जैसे ही विकास हो गया तो फिर जीवन की उत्पत्ति होने लगी, जीवन की संभावना का विकास हुआ। तो अब जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य कैसे उत्पन्न हुआ, तो ये एक हालांकि बहुत विस्तार वाला टॉपिक है। जीव द्रव्य आगे आएगा, जो सेल्स वाला पार्ट है उसमें इस जीव द्रव्य के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें एक मेन बेसिक जानकारी को लेके चलना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेके चलना है, क्योंकि जीव द्रव्य जो होता है ये तत्वों, किसी न किसी तत्वों के संग्रह से बनता है। तो जीव द्रव्य में जैसे हाइड्रोजन थे, कार्बन थे, ऑक्सीजन थे, नाइट्रोजन, ठीक, आदि इन तत्वों का संग्रह जीव द्रव्य के संगठन में रहा। और इसमें जीव द्रव्य के संगठन में इन तत्वों के संग्रह के साथ साथ प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, खनिज लवण, ये सारे तत्व। तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उन सब में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ही तो होते हैं, इन्हीं से मिलकर के इनका सबका संगठन बनता है। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया। जीव द्रव्य को क्या कहा गया, जीवन का भौतिक आधार। अगर जीव द्रव्य नष्ट हो जाए किसी कोशिका का तो वो कोशिका नष्ट हो जाएगी। जीवन का भौतिक आधार, ये हक्सले ने कहा था। किसने कहा था,
हक्सले महोदय ने कहा था, हक्सले नामक वैज्ञानिक ने, कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इसमें साल जल जीव द्रव्य होता है, साल यानी सॉल्यूशन विलयन अवस्था, और जल का मतलब अर्ध ठोस अवस्था, दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और ये अवस्थाएं दोनों चेंजेबल होती हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। तो खैर सजीव में आपको सिर्फ पहले हमें इन पॉइंटों को लेके चलना है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि तत्वों का समावेश होता है। इन तत्वों के परस्पर संघर्ष से जीव द्रव्य बनता है। ठीक, तो ये जीव द्रव्य हुआ। अब अगली हेडिंग है सजीवों में पोषण। अब जब जीव द्रव्य आ जाएगा, ठीक, तो अब उस सेल्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर एनर्जी कैसे मिलेगी? पोषण के द्वारा। पे एनर्जी का आधार क्या है? पोषण। तो सजीवों में पोषण, ये न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन, पोषण की आप सिर्फ इंग्लिश देखिएगा, न्यूट्रिशन। पोषण, जैसे एक शब्द आप सुनते हैं पालन पोषण, कि कृष्ण, भगवान कृष्ण का पालन पोषण किसने किया? यशोदा माँ ने। तो पालन पोषण, पोषण से तात्पर्य है उसको भोजन आदि देना, यानी उचित या संतुलित भोजन दे करके उसका सही मायने में विकास करना। तो यहाँ पोषण एक बहुत बड़ा टर्म है कि जीवों को भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। यानी पोषण में क्या है? भोजन का अंतर्ग्रहण। आप निवाला खाते हैं, मुंह के अंदर गया तो वो क्या हुआ? भोजन का अंतर्ग्रहण। अब लार ने अपना काम शुरू कर दिया, आमाशय में भोजन का पाचन हुआ, फिर इसके बाद ग्रहणी में हुआ, ठीक है, ड्यूरिनम, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। तो भोजन पचते पचते अंत में ब्लड में पहुंचता है छोटी आंतों से। छोटी आंतों में जो रसांकुर होते हैं विलाई, उनसे भोजन ब्लड में पहुंचा। ब्लड से भोजन का स्वांगीकरण होता है। स्वांग का मतलब जीव द्रव्य में भोजन पहुंचता है। फिर ठीक है, वहाँ पर पहुंचने के बाद फिर कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में ग्लूकोज की मात्रा जाती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जब वहाँ ऑक्सीजन जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लूकोज पहुँच चुका, अब सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन ब्लड से हीमोग्लोबिन की सहायता से होते हुए कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, और वहाँ ऑक्सीडेशन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो वही एनर्जी प्राप्त करना ही पोषण है। तो पोषण के अंतर्गत कई स्टेप आते हैं, 5 स्टेप हम देखना। पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण। आज के टॉपिक की अंतिम हेडिंग है भोजन का अंतर्ग्रहण। फिर इसके बाद शेष हेडिंग कल हम देखेंगे। भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और अंत में बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण क्या है? जब जीवधारी भोजन को मुख में डालता है तो उस प्रक्रिया को भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। आपने निवाला मुख में डाला, अंतर्ग्रहण हो गया। पाचन, अब आपने दांतों की सहायता से भोजन को चबाना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे लार मिक्स होती है, तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो डाइजेस्ट होने लगता है। फिर धीरे धीरे भोजन आमाशय में जाता है, स्टमच में, वहाँ पर भोजन का पाचन होता है। तो ठीक है, पाचन में क्या होता है कि भोजन के जो बड़े अणु हैं वो छोटे अणु में परिवर्तित हो जाना। तो पाचन क्रिया किसे कहते हैं? भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। अवशोषण, जब भोजन मुख, स्टमक, ड्यूडेनम और आंत में पचता है, पूरी तरह पच जाता है, तो लिक्विड के रूप में वो आंतों के रसांकुरों से अवशोषण होता है। ठीक है, आंतों से भोजन अवशोषित होकर के ब्लड में आ जाता है, ये प्रक्रिया अवशोषण हो गई। स्वांगीकरण, जब भोजन ब्लड में आ जाता है तो वह भोजन जीवद्रव्य में पहुंचता है। उस भोजन का संगठन जो आवश्यक तत्व होते हैं जीवद्रव्य में पहुंचाए जाते हैं। अन्य
ग्लूकोज आदि ये माइटोकॉन्ड्रियम पहुंचाए जाते हैं। तो ये प्रोसेस पूरी स्वांगीकरण कहलाती है, यानी अवशोषण के पश्चात रुधिर के माध्यम से भोजन के घटकों का जीवद्रव्य में पहुंचना और अन्य कोशिकांगों में पहुंचना स्वांगीकरण कहलाता है। भाई जीवद्रव्य में पहुंच गए तो जीवद्रव्य के अंदर ही तो सारे ऑर्गेन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। जीवद्रव्य के 2 भाग कर दिए गए थे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो जीवद्रव्य के अंदर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में तो सारे ऑर्गेन्स तैरते हुए होते हैं। तो जीवद्रव्य में भोजन के पचित भोजन का पहुंचना स्वांगीकरण कहलाता है। फिर वहाँ ये सब जो भोजन के घटक जो जहाँ ज़रूरत होते हैं उन अंगों को पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक विक्षेपण, अब जो भोजन नहीं पचता है, अपचित भोजन, उसको बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है। वहाँ पानी की मात्रा जो उस अपचित भोजन में होती है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और शेष अपचित भोजन जो अर्ध ठोस के रूप में होता है उसको मलाशय में स्टोर कर दिया जाता है और वहीं से समय समय पर विक्षेपण अर्थात मल त्याग के रूप में हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो ये सजीव जगत पाठ के अंतर्गत सजीवों की संज्ञानात्मक और क्रियात्मक विशेषताओं के अंतर्गत कुछ ये पॉइंट हुए। कुछ पॉइंट अभी लगभग 4-5 पॉइंट और रह जा रहे हैं। तो आज की वीडियो इतनी है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी आप भी बोर हो जाएंगे, तो हमें उतना पढ़ाना है जितना कि आप अच्छी तरह समझ सकें और साथ ही हम भी समझा सकें, हमें भी संतुष्टि हो। ठीक, तो आज का टॉपिक यहीं तक। घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।